नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका यूपीएससी एथिक्स की क्लासेज में। लास्ट क्लास में हमने जेरेमी बेंथम को पढ़ा था और आज उसी कड़ी में हम पढ़ेंगे जे.एस. मिल को, यानी जॉन स्टुअर्ट मिल को। यूपीएससी एथिक्स में पिछले कुछ सालों में प्रश्न आए हुए हैं, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रश्न आया हुआ है, सुख और आनंद में प्रश्न आया हुआ है। इसके अलावा कि जो महान विचारक हैं वो हमें किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न हमारे सामने आए हैं। इन प्रश्नों के लगभग इन सभी प्रश्नों के जवाब हम जे.एस. मिल के आधार पर हम दे सकते हैं। जे.एस. मिल के कथनों को, जे.एस. मिल की पुस्तकों को, जे.एस. मिल के विचारों को हम कोट करते हैं, या किसी भी विचारक के विचारों को जब हम कोट करते हैं, उनकी पुस्तकों को कोट करते हैं, उनके कथनों को लिखते हैं हम उत्तर में, तो उत्तर में क्या आता है, एक प्रामाणिकता आती है और हम एक ज्यादा बेहतर जो आंसर है वो लिख सकते हैं और ज्यादा अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम जे.एस. मिल को। जे.एस. मिल, और इनका पूरा नाम क्या है, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इतना तो इसमें समझ में ही आ गया होगा कि आपको कि भाई जॉन जो है वो इनके पिता का नाम है और स्टुअर्ट इनका खुद का नाम है। तो इनके पिता जो हैं जॉन, ये किसके मित्र थे, बेंथम के मित्र थे, जेरेमी बेंथम के मित्र थे। और जेरेमी बेंथम चूंकि उपयोक्तावाद के समर्थक हैं, तो जाहिर सी बात है इनके पिता पे भी उसका प्रभाव रहा होगा, और चूंकि इनके पिता पे भी इनके प्रभाव रहा होगा तो इन पे भी प्रभाव रहा होगा। तो जे.एस. मिल को शुरुआत से, बचपन से ही उपयोक्तावाद की घुट्टी जो है वो मिली हुई थी। ठीक है। यदि इनका सामान्य जीवन परिचय हमको यदि प्राप्त करना हो, तो आपका जन्म हुआ मई 1800 की शुरुआत में ही आपका जो है वो जन्म हो गया, तो 1806 में। और इनके निधन की यदि हम बात कर लें, मृत्यु की, तो आपका निधन भी कब हुआ, मई 1873 में शायद आपका निधन जो है वो हो गया था। ठीक, शायद ये 20 मई है और शायद ये 6 मई या 8 मई है ना, 6 या 8 मई के आसपास है। हालांकि ये पेपर में कभी आता नहीं है, पेपर में ये कभी आएगा नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे ही मैं बता रहा हूं। इनके पिता जेम्स मिल थे, जो कि बेंथम के मित्र थे। तो ये तो इनका साधारण सा परिचय है, और अब हम इनके प्रमुख विचार हम इनके देख लेते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल के। तो प्रमुख विचारों की यदि हम बात करेंगे, तो इनका जो सबसे पहला जो विचार है, तो इनका सबसे प्रमुख विचार और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो विचार है, उसका नाम क्या है, उपयोगितावाद। और वो विचार, उपयोगितावाद का जो विचार है, वो इनकी एक पुस्तक से आता है, और उस पुस्तक का नाम है यूटिलिटेरियनिज्म, जो कि प्रकाशित हुई थी 1861 में। उस पुस्तक ने ही उपयोगितावाद शब्द को प्रयोग में लाया, चलन में लाया और इतना प्रसिद्ध किया। तो इनका सबसे पहला विचार क्या है, उपयोगितावाद। इसको हम काफी वीडियो से देख भी रहे हैं, उपयोगितावाद क्या है क्या नहीं है। जे.एस. मिल के भी विचार आज हम देखेंगे उपयोगितावाद के संबंध में क्या है उपयोगितावाद, और ये इनकी किस पुस्तक से संबंधित है, यूटिलिटेरियनिज्म से। यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। ये पुस्तक है जो कि आई 1861 में। दूसरा जो इनका एक बहुत ही प्रमुख विचार है, वो क्या है, उदारवाद। और दूसरा इनका प्रमुख कौन सा विचार है, वो विचार है उदारवाद। और उदारवाद जो ये विचार है इनका, वो दो पुस्तकों से आता है। एक पुस्तक है इनकी ऑन लिबर्टी, जो कि 1859 में आई थी, और एक और पुस्तक है द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। दूसरी पुस्तक का नाम क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये आई आपकी 1948 में। तो इन दो पुस्तकों से इनका जो विचार है, वो एक और विचार आता है, जिसको हम कहते हैं उदारवाद। यदि सही मायनों में देखा जाए, तो जॉन स्टुअर्ट मिल वो पहले व्यक्ति हैं, उदारवाद को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लिबरलिज्म, तो जो कि नेगेटिव लिबरलिज्म को किसकी तरफ लेकर के गए, पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ लेकर के चले गए। यानी कि नकारात्मक उदारवाद को पहली बार सकारात्मक उदारवाद की तरफ ले जाने का श्रेय यदि किसी को जाता है, तो किसको जाता है, जॉन स्टुअर्ट मिल को जाता है। तो सकारात्मक उदारवाद, देखो उदारवाद का बेसिक विचार क्या होता है। उदारवाद का बेसिक मतलब यह है कि भाई मुक्त पूंजी बाजार व्यवस्था, कि भाई कंपटीशन है, योग्यता है,
पूरा बाजार खुला हुआ है, आप में ताकत है, स्टार्टअप कीजिए, बिजनेस कीजिए, अपना एम्पायर खड़ा कीजिए, जो आप करना चाहो करो, आपकी योग्यता है, योग्यता के आधार पर आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, आपको पूरी आजादी है, राज्य किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये इस तरह के उदारवाद को कहते हैं नेगेटिव लिबरलिज्म, और इसको पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ लेके गए। इसका मतलब क्या है कि इस उदारवाद की परिभाषा में उन्होंने एक चीज जोड़ी, और वो है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य। एक तो ये जोड़ा, दूसरी चीज उन्होंने इसमें जोड़ी वो है सोशल जस्टिस। क्या जोड़ा? सामाजिक न्याय। जैसे ये दो चीजें आपने जोड़ी किसमें? उदारवाद में, वैसे ये उदारवाद जो अब तक नेगेटिव था ये पॉजिटिव लिबरलिज्म के रूप में जाने लग गया। भाई इस दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब ये है कि भाई हम कह रहे हैं कि राज्य किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा तो नेगेटिव लिबरलिज्म है, लेकिन राज्य हस्तक्षेप करेगा लेकिन उतना ही सॉरी लेकिन राज्य हस्तक्षेप करेगा लेकिन उतना ही जितना कि आवश्यक है। जैसे कि कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी का राज्य का मतलब जो दलित हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो किसी भी प्रकार से मुख्य धारा में शामिल नहीं है, उनके लिए कार्य करे। और एक सोशल जस्टिस की बात जो है, सामाजिक न्याय की बात जो है, देखिए न्याय वैसे दो प्रकार का होता है। एक वो न्याय है जो कि कोर्ट कचहरी के माध्यम से हमको मिलता है, एक दूसरा प्रकार का न्याय जो समाज में हमें दिखता है, संसाधनों के वितरण में हमें दिखता है, सरकार के कार्यों में जो हमें दिखता है, सरकार की नीतियों में जो हमें दिखता है। तो उस सोशल जस्टिस, इस न्याय की बात इससे पहले बहुत अच्छे तरीके से किसने की? प्लेटो ने की, अरस्तू ने की। उसके बाद 2500 साल तक कोई बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं आए। फिर उसके बाद में आए जॉन रॉल्स। तो जो जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों पर ही आगे चल करके, इनके विचारों पर ही जो काम जो शुरू होता है ना, जैसे लास्की ने, हेराल्ड जे लास्की ने जो काम किया, लास्की के बाद में जो सीवी मैकफर्सन आए, मैकफर्सन ने जो काम किया, ठीक है, और सीवी मैकफर्सन के बाद जो जॉन रॉल्स आए और जॉन रॉल्स ने जो कार्य किया, उन सब के लिए जो पृष्ठभूमि जो बना करके दी थी वो किसने बना करके दी? जॉन स्टुअर्ट मिल ने ही बना करके दी। तो बेसिकली उदारवाद एक प्रमुख विचार है जो कि किससे जुड़ा हुआ है? जॉन स्टुअर्ट मिल से, और जो कि उनकी दो पुस्तकों से आता है। और उदारवाद में भी इनका उदारवाद कैसा है? पॉजिटिव लिबरलिज्म है, सकारात्मक उदारवाद है। और सकारात्मक उदारवाद में इन्होंने दो चीजें जोड़ी थी, कल्याणकारी राज्य और सामाजिक न्याय, वेलफेयर स्टेट एंड सोशल जस्टिस का सिद्धांत जोड़ करके इसको सकारात्मक उदारवाद बनाया। और इस सकारात्मक उदारवाद पर आगे जाकर के लास्की ने काम किया, सीवी मैकफर्सन ने काम किया, और जॉन रॉल्स का जो सोशल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इतना ज्यादा राजनीति में प्रचलित है, वो भी सब कहां से आया है? जेएस मिल के विचारों पर ही खड़ा हुआ है। जेएस मिल ने उसके लिए क्या जमीन एक तैयार की थी। इसके अलावा इनके खास विचार एक और है जो कि बहुत ही शानदार विचार है, और जो कि पश्चिम में पहली बार था। जैसे पश्चिम में सकारात्मक उदारवाद का पहली बार इन्होंने ही ये लेकर के आए, वैसे ही एक और विचार था जिसको पश्चिम में ये पहली बार लेकर के आए, और उस विचार का नाम है नारीवाद, फेमिनिज्म। नारीवाद, पश्चिम में नारीवाद पर सबसे पहले और सबसे अच्छे तरीके से जिसने बात की उसका नाम है जेएस मिल, उसका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है द सब्जेक्शन ऑफ विमेन, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जो इनकी शायद जीवन की आखिरी किताब है। हालांकि इनके इसके बाद में तो इनके आत्मकथा भी आई थी, लेकिन पुस्तकों में जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि 1969 में आई। तो फेमिनिज्म का जो विचार जो आया, नारीवाद का जो विचार जो आया ना, महिलाओं के लिए पश्चिम में नारीवाद, नारियों के लिए पहली बार आवाज किसने उठाई? जेएस मिल ने उठाई। और इनकी जो पुस्तक है कौन सी? द सब्जेक्शन ऑफ विमेन, जो कि आई थी 1969। तो ये इनके कुछ प्रमुख विचार हैं, 3 इनके प्रमुख विचार हैं, और इन तीनों प्रमुख विचारों को ही हम अच्छे से जानेंगे। खासकर एथिक्स से जुड़े हुए जो इनके विचार हैं उनको हम अच्छे से और गहराई से समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं किसको? उपयोगितावाद को। ठीक, उपयोगितावाद हम पहले ही जानते हैं, उपयोगितावाद को बहुत अच्छे से हम पढ़ भी चुके हैं। उपयोगितावाद क्या कहता है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ठीक है,
और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो उपयोगितावादी होगा वो सुखवादी भी होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये किसके अनुयायी हैं? बेंथम के अनुयायी हैं, और बेंथम ने जो उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया उसको ही आगे बढ़ाया, आगे उसको परिष्कृत किया और बेहतर किया। तो जो उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है ना, तो बेसिकली इसको अधिकतम लोगों के, जब अधिकतम सुख की बात हम करते हैं, सुख की, तो हमने देखा था कि जो सुखवाद है, जो हिडोनिज्म है, हिडोनिज्म का बंटवारा हमने 3 स्तरों पे किया हुआ था। ठीक, तो उसमें सबसे पहला जो बंटवारा है उसमें एक तो आता है कौन सा? नैतिक सुखवाद, और दूसरा आता है मनोवैज्ञानिक सुखवाद। नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद। अब प्रश्न ये उठता है, जो बेंथम था वो नैतिक सुखवादी भी थे और मनोवैज्ञानिक सुखवाद दोनों को मानता था। नैतिक सुखवाद को भी मानता था और मनोवैज्ञानिक सुखवाद को भी मानता था। मिल आए तो मिल भी इसके समर्थक हो गए कि बिल्कुल सही बात है, मिल भी मनोवैज्ञानिक सुखवाद का समर्थन करते हैं और नैतिक सुखवाद का समर्थन करते हैं। मनोवैज्ञानिक सुखवाद का क्या मतलब है? मनोवैज्ञानिक सुखवाद का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति सुखवादी है, प्रत्येक व्यक्ति सुखों की कामना करता है, प्रत्येक व्यक्ति की साइकोलॉजी ऐसी है, उसका मनोविज्ञान ही ऐसा है, प्रकृति ने, नेचर ने ही उसको ऐसा बनाया है कि वो हमेशा सुखों की कामना करता है। इसी विचार को हम क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक सुखवाद। तो बेंथम भी इसको मानते हैं, मिल भी मानते हैं, दोनों इस बात को मानते हैं। नेक्स्ट जो विचार है नैतिक सुखवाद। नैतिक सुखवाद क्या कहता है कि बिल्कुल सुखों की कामना करना और सुख प्राप्ति के लिए प्रयास करना नैतिक है। इस बात को बेंथम भी मानते हैं और इस बात को जेएस मिल भी मान रहा है, जॉन स्टुअर्ट मिल भी मान रहा है कि बिल्कुल। तो इसका मतलब बेंथम नैतिक सुखवाद भी है और मनोवैज्ञानिक सुखवाद भी है। बेंथम ने मनोवैज्ञानिक सुखवाद के पक्ष में कोई प्रमाण नहीं दिया था, लेकिन मिल से लोगों ने पूछ लिया कि भाई प्रमाण दो मनोवैज्ञानिक सुखवाद के समर्थन में। तुम ऐसे क्यों कैसे कह सकते हो कि भाई दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है? तो कहता है कि देखो ऐसा कोई विशेष प्रमाण तो मैं नहीं दे सकता, हाँ लेकिन इतना जरूर है, यदि आप किसी भी व्यक्ति के कार्यों को देखोगे, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करते हुए देखोगे, तो अक्सर करके वो वही काम करता हुआ प्रतीत होता है, वही काम करता हुआ दिखेगा जिन कार्यों को करने से उसे सुख की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति रो भी रहा है तो वो उस समय इसलिए रो रहा है क्योंकि उस समय रोने से उसे सुख की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई रोना ही इस समय ठीक है, भविष्य में इससे सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये उन्होंने इसके पक्ष में क्या दे दिया? प्रमाण दे दिया एक। नेक्स्ट जो बात कही, ठीक है, जो इन्होंने कही वो क्या कही कि प्रत्येक वस्तु, दुनिया की प्रत्येक वस्तु, दुनिया का प्रत्येक कार्य या दुनिया का कोई भी नियम कानून कुछ भी हो, वो उतनी ही मात्रा में शुभ है जितनी मात्रा में उससे क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है। कोई भी वस्तु उतनी ही शुभ है जितना वो सुख प्रदान करती है, यानी कि सुख में और शुभ में, यानी कि सुखत्व में और शुभत्व में समानुपात का सिद्धांत है। ये बात उन्होंने कही। और उन्होंने ये भी कही कि भाई इस पृथ्वी पर सुख ही एकमात्र शुभ वस्तु है। शुभ वस्तु का मतलब कहते हैं जैसे जीवन का लक्ष्य कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है? सुख चाहता है, और सुख क्या है? एकमात्र शुभ वस्तु है। और किसी भी वस्तु, किसी भी कार्य, किसी भी नियम से यदि सुखों की प्राप्ति होती है तो जितने उससे सुख की प्राप्ति होती है वो उतना ही शुभ है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सुख का विभाजन 3 स्तरों पर है। एक तो नैतिक सुखवाद, एक मनोवैज्ञानिक सुखवाद हो गया। तो एक तो ये हो गया नैतिक और मनोवैज्ञानिक, मिल दोनों को मानता है। दूसरा आता है स्वार्थमूलक सुखवाद और सार्वभौमिक सुखवाद या परार्थमूलक सुखवाद। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि भाई जो उपयोगितावादी है वो अनिवार्यतः सार्वभौमिक सुखवादी है। क्यों है? क्योंकि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, क्योंकि ये केवल अपने सुख की बात नहीं कर रहा। अपने सुख की बात तो अरिस्टिपस करता है, चारवाक करता है, हॉब्स करता है, लेकिन जो बेंथम है और मिल है वो दोनों ही क्या बात करते हैं? नहीं, हम केवल एक व्यक्ति के सुख की कामना नहीं करते, हम तो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात कर रहे हैं, यानी कि सभी के सुख की हम बात करेंगे। तो इसका मतलब मिल नैतिक सुखवादी है, मिल मनोवैज्ञानिक सुखवादी भी है और मिल सार्वभौमिक सुखवादी भी है। और यहां तक बेंथम और मिल में कोई अंतर नहीं है। यहां तक मिल सेम एग्जैक्ट वही बातें कह रहा है जो कि बेंथम ने कही थी। लेकिन अगला जो स्तर आता है सुख का विभाजन जो आता है, उस पर इन दोनों में
विभाजन हो जाता है। अगला जो विभाजन है सुख का वो है, एक है निकृष्ट सुखवाद, एक है निकृष्ट सुखवाद और दूसरा रूप है उत्कृष्ट सुखवाद। उत्कृष्ट सुखवाद। निकृष्ट सुखवादी कैसा व्यक्ति है? निकृष्ट सुखवादी उसको कहते हैं जहां सुखों में केवल मात्रा भेद मानते हैं। जहां सुखों में क्या मानते हैं? केवल मात्रावाद भेद, कि भाई दो सुख है ना, जैसे मान लो एक सुख है आपका खाना खाने का सुख, तीव्र मसालेदार भोजन कर रहे हैं, और दूसरा सुख है मान लो किसका? भाई क्लासिकल संगीत सुनने का, या क्लासिकल संगीत सीखने का, या तबला बजाने का, हारमोनियम बजाने का, या कुछ भी म्यूजिक वगैरह इंस्ट्रूमेंट बजाने का। तो बेंथम क्या कहेगा कि इन दोनों सुखों में केवल मात्रा का भेद है, और मिल इस बात को नकारता है, और मिल इस मामले में कैसा है? उत्कृष्ट सुखवादी है। और मिल यह कहेगा कि नहीं भाई, केवल मात्रा भेद नहीं है, मात्रा भेद प्लस गुण भेद दोनों है। सुखों में मात्रा भेद तो होता ही होता है, और मात्रा भेद के साथ साथ क्या भी होता है? गुण भेद भी होता है, क्वालिटी का भी अंतर होता है। दो सुख एक जैसे नहीं हो सकते क्वालिटी में, वो कह रहा है। जैसे खाना खाने का सुख और क्लासिकल म्यूजिक सुनने का सुख, दोनों में केवल मात्रा का अंतर नहीं है, दोनों में क्वालिटी का भी अंतर है। क्योंकि जो गुणात्मक रूप से जो आपके जीवन में जो वृद्धि करता है जो सुख, वो बेहतर सुख है। जो चेतना, अच्छी चेतना वाले व्यक्तियों को जो चाहिए, जो बौद्धिक रूप से विकसित लोगों को जो चाहिए, जो कि अच्छे आईक्यू लेवल वाले व्यक्ति हैं, उन लोगों को जो सुख चाहिए, उस सुख को ही क्या कहते हैं? उत्कृष्ट सुखवाद। यानी कि सुखों में मात्रा भेद के साथ साथ कौन सा भेद भी होता है? गुण भेद भी होता है। यानी कि एक व्यक्ति रात को 2 बजे तक बैठ करके शराब पी रहा है मस्त 4 लोगों के बीच में, और महफिल सज रही है, गाने बज रहे हैं, शेरो शायरी चल रही है, आपस में इधर उधर की बातें चल रही हैं, और दूसरी तरफ जो है वो कुछ लोग हैं जो दर्शन की चर्चाओं में डूबे, कुछ लोग हैं जो कि रिसर्च कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कि लैब में कोई नई चीज, कोई अनुसंधान कर रहे हैं। तो उन दोनों सुखों में क्या है? जमीन आसमान का अंतर है। ये कौन कह रहा है? मिल कह रहा है। और उन दोनों सुखों में किस चीज का अंतर है? मिल कह रहा है कि उन दोनों सुखों में गुणात्मक अंतर है, गुणों का अंतर है। ठीक। और इसी बात के कहने पर ही, जैसे ही मिल ये बात कहता है, इस बात के कहने पर ही, कहने मात्र से ही बेंथम, मिल को हम क्या कह देते हैं कि मिल किस चीज पर बल देता है? मिल देता है गुणात्मक सुखों पर बल, गुणात्मक सुखों पर बल देता है। अब गुणात्मक सुखों का मतलब क्या है? ठीक है, इसको कहते हैं क्वालिटेटिव प्लीजर। तो गुणात्मक सुख होता क्या है? देखो, एक तरफ बेंथम है, इधर इस टाइम मिटा दूंगे, थोड़ा समझ आने में आसानी रहेगी ना। एक तरफ बेंथम है जो कि क्या कह रहा है? बेंथम का फेमस कथन क्या है? बेंथम का सबसे फेमस कथन है, पुष्पिन इज एज गुड एज पोइट्री। वो क्या कहता है कि पुष्पिन एक गेम का नाम है ना, इंग्लैंड में एक खेल होता है। पुष्पिन इज एज गुड एज पोइट्री। यानी कि यदि आप बेंथम से पूछोगे और बेंथम से कहो कि यार बेंथम देख, आज सुबह मैंने 1 घंटे कंचे खेला, 1 घंटा लूडो खेला, 1 घंटा गिल्ली डंडा खेला, है ना, 1 घंटे मैंने जो है वो ताश खेले, और फिर उसके बाद 1 घंटा जो है वो मैंने फिजिक्स का अध्ययन किया, भौतिकी का मैंने अध्ययन किया, तो तुम बताओ कि इन दोनों में से कौन सा सुख ज्यादा बेहतर है? दोनों कार्यों में मुझे मजा आया। तो बेंथम क्या कहेगा कि कोई विशेष अंतर नहीं है, बस जिस काम में तेरे को ज्यादा मजा आया वो काम तू ज्यादा किया कर। लेकिन अगर यही बात आप मिल से पूछोगे तो मिल क्या कहेगा? मिल कहेगा कि भाई देख, कि कंचे खेलने का सुख, गिल्ली डंडा खेलने का सुख, लूडो खेलने का सुख, या ताश खेलने का सुख, और केमिस्ट्री पढ़ने का सुख, या फिजिक्स पढ़ने का सुख, या कोई अन्य विषय, कोई भी विषय पढ़ने का जो सुख है, वो उन दोनों सुखों में क्वालिटी का अंतर है। केवल मात्रा का तो अंतर है ही है, क्वालिटी का भी अंतर, सॉरी, वो क्या कहेंगे कि इसमें 1 सेकंड देना ना, कि मात्रा के, वो इसमें ये कहेंगे, क्षमा चाहूंगा, वो इसमें ये कहेंगे कि इसमें मात्रा के साथ साथ गुणों का भी अंतर है,
और केमिस्ट्री पढ़ना या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना ताश खेलने, कंचे खेलने या लूडो खेलने से गुणात्मक रूप से भी बेहतर है। इस प्रकार बेंथम मिल ने क्या किया, सुखों में गुणात्मक अंतर भी बता दिया। और मिल ने यह भी कहा कि यदि तुमने जीवन में ताश खेले, कंचे खेले, लूडो खेले हैं और दूसरी तरफ आपने अपने जीवन में मान लो कि समाज सेवा की है, सोशल वर्क किया है, या गरीबों की मदद की है, या किसी विषय को गहराई से डूब करके पढ़ा है, या कुछ और कोई विशेष बेहतर कार्य किया है, तो जब आप इन दोनों सुखों का अंतर कर लोगे तो जो अनुभवी व्यक्ति जो होगा ना, वो ऑटोमेटिक ही जो गुणात्मक रूप से ज्यादा बेहतर सुख है वो उसकी तरफ चला जाएगा। वो हमेशा ही अनुभवी व्यक्ति क्या करेगा, उच्चतर सुखों को ही पसंद करेगा। कौन सा व्यक्ति? जिसने दोनों सुखों को समान रूप से जिया है, जिसने दोनों सुखों को समान रूप से प्राप्त किया है, केवल वो व्यक्ति। और जब उन्होंने अपना यह तर्क दिया तो इसी तर्क के बाद उनका सबसे प्रसिद्ध कथन आता है। देखो, दर्शन की दुनिया में बहुत सारे प्रसिद्ध कथन हैं, जैसे कि एक है होमो मेंसुरा, ठीक है, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, ठीक है। यदि आप राजनीति में भाग नहीं लोगे तो आप जो है कि हो सकता है कि खराब लोगों द्वारा आप पर शासन किया जाएगा। तो ऐसे कई प्रकार के दर्शन शास्त्र में बहुत फेमस वाक्य हैं, ठीक है। उनमें से एक बहुत ही फेमस, बहुत ही शानदार कथन मिल का भी है। और मिल का क्या कथन है, पहले मैं हिंदी में बता देता हूं और इंग्लिश में बता देता हूं कि मिल कहता है कि इट इज बेटर टू बी ए ह्यूमन डिससेटिस्फाइड देन ए पिग सेटिस्फाइड, बेटर टू बी सॉक्रेट्स डिससेटिस्फाइड देन ए फूल सेटिस्फाइड। यानी कि मिल कहते हैं कि एक संतुष्ट सूअर होने से अच्छा है एक असंतुष्ट मनुष्य होना, और एक संतुष्ट मनुष्य होने से बेहतर है असंतुष्ट सुकरात होना। बहुत ही शानदार वाक्य है। इस वाक्य को समझना अपने आप में और भी ज्यादा शानदार है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि बौद्धिक, आध्यात्मिक और नैतिक सुख जो है ना, वो शारीरिक सुखों से, इंद्रिय सुखों से कई गुना ज्यादा बेहतर होते हैं। आप इस बात को तो बहुत अच्छे तरीके से मानोगे ना कि भाई इस पृथ्वी पर यदि कुछ लोग जन्मे ना होते, कुछ लोग पैदा ना हुए होते, तो मानवता आज भी गुफाओं में ही जी रही होती। आज जो हम इस टेक्नोलॉजी पे आए हैं कि मैं एक बंद कमरे में पढ़ा रहा हूं और एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि उसके माध्यम से जितने चाहे उतने लोग पढ़ सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को आने में, गुफाओं में रहने से लेकर ये जो पूरा सफर है, इस सफर को पूरा करने में कुछ असंतुष्ट सुकरातों का योगदान रहा है। उन लोगों ने हो सकता है अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन दौलत नहीं कमाई हो, बहुत बड़े कोठी बंगले नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने मानवता पर बहुत बड़े उपकार किए। उनका जीवन गुणात्मक रूप से बहुत बेहतर है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही क्वालिटेटिव प्लेजर, यानी कि गुणवत्तापूर्ण सुख उन्होंने प्राप्त किए। आज आप जितनी भी सब्जियां खाते हो, जितने भी व्यंजन आप खाते हो, जैसे पालक आप खाते हो, है ना, धनिया काम में आता है, पुदीना काम में आता है, पालक काम में आता है, कितनी सारी सब्जियां हैं, कितने सारे फल हैं, कितने सारे अनाज हैं। इन सब की खोज एक दिन में हो गई होगी ना। कोई तो ऐसा असंतुष्ट व्यक्ति होगा जिसने चित्रकारी की होगी पहली बार, कोई तो ऐसा असंतुष्ट व्यक्ति होगा जिसने पहली बार गाना गाया होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने पहली बार आग की खोज की होगी, कोई ऐसा व्यक्ति होगा पहली बार जिसने कि पहिए को ढूंढा होगा, जिसने ये कहा होगा कि नहीं यार, कुछ तो ऐसे कब तक पैदल चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो खोजना ही पड़ेगा ना, ऐसे दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना, ऐसे बैठे बैठे क्या होगा रे। कोई तो होगा जो खाने, भाई एक तो सुअर है, सुअर क्या करता है, खाओ पियो ऐश करो, उसके जीवन का तो एक ही दर्शन है। भाई पशु जो होते हैं, ज्यादातर पशु जो भी जानवर हैं, जानवर क्यों रह गए? भाई मनुष्य भी तो एप से ही बना है। एक टाइम पे मनुष्य भी जानवरों की तरह ही था, गुफाओं में ही जीवन जीता था, वो भी कच्चा मांस खाता था, है ना। तो वो विकसित हो गया। उसका एक कारण क्या है? उसका कारण है असंतुष्ट सुकरात, क्योंकि मनुष्य प्रजाति में ना कुछ असंतुष्ट सुकरात पैदा होते हैं। सुअर प्रजाति में आज तक कोई ऐसा सुअर नहीं जन्मा कि भाई जिसने ये कहा कि हम सुअरों के हक के लिए लड़ाई करेंगे। कोई गधा प्रजाति में कोई ऐसा गधा नहीं पैदा हुआ जिसने कहा कि गधों को भी बराबरी का हक मिलना चाहिए, गधों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जिसने ये कहा हो कि ये मनुष्य जितनी इंसानों की है, ये पृथ्वी जितनी मनुष्य की है उतनी हमारी भी है, जितना मनुष्यों का अधिकार, इस पर अधिकार है, उतना ही हमारा भी अधिकार है। इसीलिए वो जानवर रह गए, इसलिए वो पशु रह गए, और हम क्या बन गए? इंसान बन गए। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के लिए लड़ना जानते हैं, हम अधिकारों के लिए खड़े होना जानते हैं, और हम में से कोई ना कोई ऐसा असंतुष्ट सुकरात आएगा जो ये कार्य करेगा।
भाई यदि आज भीमराव अंबेडकर साहब नहीं हुए होते, अंबेडकर जी को क्या पड़ी थी भारत में इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, वो चाहते तो इंग्लैंड में या यूएसए में किसी भी कॉलेज में बढ़िया प्रोफेसर हो जाते, वही रिसर्च वगैरह करते, बढ़िया ऐसो आराम, गाड़ी कोठी बंगला जो चाहते वो सब मिलता, ऐश की जिंदगी बिताते, जीवन में सुख ही सुख मिलता उनको। क्यों यहाँ पे आकर के भारत आ गए और यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, महाड़ आंदोलन चला रहे हैं, जल आंदोलन चला रहे हैं भाई? क्यों परेशानी उठा रहे हैं? नहीं उठानी चाहिए थी उनको, लेकिन लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं? ताकि उनको लगता है कि भाई बराबरी नहीं है, सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की परीक्षा पास की, कलेक्टर की नौकरी लगी, और उस शाही नौकरी को छोड़कर, आज का कलेक्टर तो क्या है, उस समय के कलेक्टर की ताकतों के आगे बच्चा भी नहीं है। बहुत ताकतें होती थी उस समय कलेक्टर के पास में, और वो नौकरी छोड़ करके सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई में कूद पड़े, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जापान जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, वहां सेना बना रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। क्यों भाई? क्या लेना देना है उनको? आराम से मस्त नौकरी करते, वो भी कोठी बंगला बनाते, वो भी रोजाना शाम को 4 बोतल वोदका वो भी कह देते, वो भी सो जाते, सुबह फिर उठ के नौकरी पे चले जाते। ठीक है, उनको भी क्या परवाह थी? गांधी को क्या लेना देना था? क्या लेना देना था भगत सिंह को, जो 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गया, कॉलेज में जाता, बढ़िया रईस खानदान से था। क्यों दूसरों के लिए लड़ाई लड़ रहा था फालतू में कि नहीं भाई सबको आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, समाजवाद चाहिए है? क्यों गरीबों को तक, क्यों गांधी जी ये सब चीज क्यों छोड़ दी उन्होंने? क्यों सत्याग्रह ये सब पे आ गए? बढ़िया वकालत चल रही थी उनकी, बढ़िया करते, खूब पैसा कमाते, क्यों इन झंझटों में फंस गए? क्यों? क्योंकि उनको लगा कि यार भेदभाव हो रहा है, भेदभाव अकेले मेरे साथ नहीं हो रहा, सबके लिए हो रहा है, तो मेरा काम है सबके लिए लड़ाई लड़ूंगा, मैं सबको बराबरी का अधिकार दिलाऊंगा, किसी का भी शोषण होना नहीं चाहिए। यदि ऐसे लोग नहीं पैदा हुए होते, नेल्सन मंडेला जैसे लोग पैदा नहीं हुए होते, आइंस्टीन जैसे लोग पैदा नहीं हुए थे, न्यूटन जैसे लोग पैदा नहीं हुए थे, शंकराचार्य जैसे लोग पैदा नहीं हुए होते, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई, ऐसे अब्दुल कलाम साहब, ऐसे लोग पैदा नहीं हुए होते तो क्या होता भाई? हम भी कह देते, कलाम साहब भी कह देते, बढ़िया किसी कॉलेज में प्रोफेसर होते, अनुसंध, ठीक है, बढ़िया जीवन जिताते, खूब बढ़िया पैसे कमाते, कोठी बंगला बनाते। उन्होंने तो कुछ नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया भाई? यदि कोठी बंगला ही सुखों का असली कारण है तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि मैं जो बात कह रहा हूं कि यदि कुछ लोग जन्मे ना होते ना, तो आज भी मानवता कहां होती? पशुओं की भांति ही होती। तो इसलिए जो कुछ लोग कहते हैं ना कि यार जीवन का क्या, जीवन में आए हैं तो बस खाओ पियो ऐश करो, दुनिया गई भाड़ में, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपनी रोटी बस बनी रहे, चाहे जग की हो बर्बादी। आपने देखा होगा ऐसे कितने सारे लोग हैं, आईएएस बन गए, परीक्षा पास कर ली, लेकिन किसमें लगे हुए हैं? दिन और रात भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, दिन रात देश को खोखला कर रहे हैं। ठीक है, स्कूलों की बिल्डिंगों के लिए पैसा आए, बिल्डिंग को खा गए, पुल के लिए पैसा आए, पुल को खा गए, बच्चों के लिए एमडीएमबी के पोषाहार का खाना आता है, उसको खा गए। अरे यार तुम कुछ तो छोड़ दो। ठीक है, रहन बसेरों में कंबल के पैसे आते हैं, उनको खा जाते हैं, हॉस्पिटलों में, सरकारी हॉस्पिटलों में कुछ भी सामान आता है उसको खा जाते हैं। अरे यार थोड़ा तो कम करो। और होता क्या है ना कि भाई जानवर क्या करते हैं? जानवर क्या करते हैं? पेट भरते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं। वो केवल अपने तक सीमित है। वो अपने पड़ोसी इंसान में वो अपने पड़ोसी सुअर के लिए लड़ाई नहीं लड़ता। कोई भी मुर्गा ये नहीं देखता कि सारे मुर्गे एक पिंजरे में बंद हैं, लेकिन सारे मुर्गे आवाज नहीं उठाते कि यार इस मुर्गे को मारा जा रहा है, कल मेरा नंबर आएगा। कोई मुर्गा आवाज नहीं उठा रहा। ठीक है भाई, यदि सारे लोग केवल खाना पीना सोना मजे करना इसके पीछे दौड़ते रहेंगे तो फिर वैज्ञानिक कौन बनेगा? विचारक कौन बनेगा? दार्शनिक कौन बनेगा? शिक्षक कौन बनेगा? कलाकार कौन बनेगा? समाज सुधारक कौन बनेगा? कौन महान नेता कहां से आएगा? मानवता की सोच कहां से आएगी? संवेदनाएं कहां से आएंगी? और फिर इंसान कैसा रह जाएगा? सुअरों की तरह जिंदा रहने वाला बन जाएगा। फिर मतलब फिर बचा ही क्या है? एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि पुल पार करने से पुल पार होता है, पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार करने के लिए तो नदी में होकर के ही जाना पड़ता है भैया। पुल पार कर लिया तो मतलब आपको संतुष्टि का भ्रम हो गया, और कुछ नहीं है। और नदी क्या है? नदी है वास्तविक समस्या। आपने देखा होगा दुनिया में कुछ लोग हैं, मेहनत मतलब कैसे भी करके उनको नौकरी लेनी है, नौकरी के हिसाब से ही पढ़ाई करेंगे, उतनी ही पढ़ाई की, नौकरी मिल गई है, नौकरी में फुल भ्रष्टाचार करेंगे जितना कर सकते हैं, नौकरी में फुल पैसा कमाने की कोशिश करेंगे जितना कमा सकते हैं, अपना पूरी तरह स्वार्थ साधने की कोशिश करेंगे जितना कर सकते हैं। उनको जो नैतिकता है इससे कोई लेना देना नहीं है, समानता, भेदभाव, है ना, किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा व्यक्ति संतुष्ट मूर्ख है।
वो एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो कि परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन बहुत सारा ज्ञान भी हासिल करता है। उस ज्ञान को अपने जीवन में लेकर के आता है। हो सकता है वो जीवन में उतने नंबर ना लेकर के आए, हो सकता है वो बड़ी बड़ी परीक्षा भी पास ना कर पाए, हो सकता है समाज में वो उतने बड़े कोठी बंगले ना बना पाए, लेकिन वो एक असंतुष्ट सुकरात है। जैसे गांधी है, जैसे मंडेला है, जैसे कलाम है, जैसे होमी जहांगीर बाबा हैं, जैसे विक्रम साराभाई हैं, जैसे कांट है, जैसे शंकराचार्य हैं, जैसे बुद्ध हैं, स्वामी महावीर स्वामी हैं। ठीक है, बुद्ध और महावीर स्वामी को छोड़ दो, वो तो राजा महाराजा थे। बाकी मैंने इनका जितनों का भी नाम लिया, उनके पास जीवन में धन दौलत कोठी बंगले नहीं थे ना। उनके पास क्या थी? ज्ञान की भूख, समाज को बेहतर बनाने की तड़फ, जो कि हर किसी में नहीं होती, जो कि हर किसी में नहीं होती। मतलब आज के मतलब कहना तो नहीं चाहिए। देखो, वैसे तो व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि जो नई पीढ़ी जो आती है वो पुरानी पीढ़ी से हमेशा ही बेहतर होती है। ठीक है, लेकिन आज के दौर में भी कुछ युवा वो संतुष्ट सुअर हैं जो अपना सारा समय, सारी ऊर्जा सोशल मीडिया पर लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स, इन सब के चक्करों में ही पड़े हुए हैं। इन सब से ही उनको लेना देना है और किसी चीज से उनको लेना देना ही नहीं है। उनको रील्स देखने में सुख मिल रहा है, उनको रील्स बनाने में सुख मिल रहा है, उनको कमेंट करने में सुख मिल रहा है, उनको जो है वो जो रीट्वीट करने में और किसी भी वीडियो को जैसे ना वायरल करने में ही सुख मिल रहा है। वो पार्टियों में जाना, घूमना फिरना, दिखावे का जो जीवन जीता है ना, उसमें सुख खोजता है। एक ऐसा युवा, एक दूसरा युवा है जो एक नया स्टार्टअप चलाने की सोचता है, एक ऐसा स्टार्टअप जिससे समाज की किसी समस्या का हल होता है। जैसे किसी ने ओला, उबर, रैपिडो जैसा आइडिया बनाया। भाई पहले क्या होता था कि कोई व्यक्ति किसी बड़े शहर में जाता था तो बहुत सारा कोई भी उसके साथ ठग लेता था। ठीक है, आज की डेट में सब ऑनलाइन है, तो बहुत सारे कितने सारे अनुसंधान हो गए, कितने सारे। भाई आज जो है मैं ये वीडियो बना पा रहा हूं तो किसी रिसर्च की वजह से ही बना पा रहा हूं ना। किसी ना किसी ने तो ये डिवाइस बनाई होगी ना, रिकॉर्ड वाली, ये माइक बनाया होगा, ये मोबाइल बनाया होगा, है ना, ये जो है वो पंखा बनाया होगा, कमरा बनाया, दीवार बनाया, छत बनाई, ये सारी चीजें, लाइट बनाई, रोशनी बनाई, इलेक्ट्रिसिटी बनाई। एक ऐसा युवा है जो दिन रात लैब में किसी बीमारी का इलाज खोज रहा। भाई एक बात बताओ, जिस किसी ने जीवन खर्च करके पैरासीटामोल खोजी, कुनैन खोजी, है ना, बहुत सारी बीमारियों के टीके हैं, पोलियो का जैसे टीका है, कुनैन नाम की बीमारी जो है, टिटनेस का टीका है, कितने सारी बीमारियों का इलाज चलता है। आज हम ध्यान देते हैं कि भाई किसने ये रिसर्च की थी। पैरासीटामोल लेते समय हम थैंक यू बोलते हैं उसका, जिसने पैरासीटामोल बनाई? नहीं बोलते, क्योंकि हमें लेना ही देना ही नहीं है ना किसी भी चीज से। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति केवल अपना ही उत्थान नहीं करता, वो पूरे समाज का उत्थान करता है। और एक बहुत बड़े अस्तित्ववादी हुए जिनका नाम है सार्थ, वो कहते हैं कि जब आप चुनाव करते हैं, जब आप जीवन में कुछ भी कार्य करते हैं, तो आपका वो कार्य पूरी मानवता के लिए उदाहरण बन जाता है, चाहे भले ही आप कितने ही छोटे व्यक्ति हो। अंग्रेजी में वो कथन है कि व्हेन वी चूज नॉट ओनली फॉर आवरसेल्फ बट फॉर ऑल मैनकाइंड। दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है ना, वो लोगों के लिए उदाहरण बन जाता है। जैसे मान लो कि कुछ लोगों ने रील बनाई और मतलब कुछ लड़कियों ने ऐसी रील बना दी जो कि अश्लीलता फैलाने वाली थी, लेकिन वो बहुत वायरल हो गई, उनके खूब फॉलोअर्स हो गए, उनको खूब व्यूज मिल गए, उनको जो है वो पैसे कमाने लग गई। तो बाकी की जितनी भी समाज की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको लिए भी क्या संदेश जाएगा कि यदि अपनी रील को वायरल करना है तो कुछ ऐसा अश्लील परोस नहीं होगा। और वो पूरे समाज के लिए फिर क्या बन जाता है? उदाहरण बन जाता है। आपको क्या लगता है कि भाई जैसे आज की डेट में इंस्टाग्राम पे अश्लीलता की जो इतनी बाढ़ आई हुई है, वो क्यों आई हुई है? उसका कारण क्या है? किसी ने सबसे पहली बार बनाई होगी एक रील, और हो सकता है वो वायरल हो गई हो सकता है वो खूब सारे लोगों ने देखी हो, तो उदाहरण बन गया। दूसरों को भी लगा कि यार वायरल होना है, ये तो यहां से तो साला टीवी पे भी आ जाते हैं, यहां से तो वायरल हो गए तो बिग बॉस में जा सकते हैं, टीवी पे जा सकते हैं, और भी किसी भी दूसरे प्रोग्राम में जा सकते हैं, तो कुछ ना कुछ करो ऐसा। तो वो भी ऐसा करने का प्रयास करते हैं, तो क्या बन जाता है? उदाहरण बन जाता है। जैसे यदि मान लो मैं भी अब YouTube पे वीडियो बना रहा हूं, तो मैंने भी किसी ना किसी को उदाहरण देख करके ही शुरू किया ना। मेरे को लगा यार दिव्य कीर्ति सर फेमस हो सकते हैं तो क्या पता मैं भी हो जाऊंगा, यदि फिजिक्स वाला हो सकता है तो क्या पता मैं भी हो जाऊंगा, यदि खान सर हो सकते हैं तो क्या पता मैं भी हो जाऊंगा, यदि रोमन सैनी हो सकता है तो क्या पता मैं भी हो जाऊंगा। तो मेरे को भी लग गया कि चलो यार मैं भी पढ़ा देता। बात समझ में आ रही है? तो किसी ने भी किया, वो उदाहरण बन गया, और जैसे ही वो उदाहरण बना तो लोग जाने अनजाने में आपका क्या करेंगे? आपके कदमों पे चलेंगे,
उस तरीके को मान लेंगे कि यार ये तरीका भी ठीक है, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा ना, उसको सामाजिक स्वीकृति मिल जाएगी उस कार्य को। जैसे दहेज को मिली हुई है, जैसे भ्रष्टाचार को तो इतनी ज्यादा सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है हमारे समाज में कि जो जितना ज्यादा भ्रष्टाचार करता है उसकी उतनी ज्यादा रेस्पेक्ट है। आप देखोगे तो सरकारी नौकरियों की इतनी ज्यादा वैल्यू करते हैं लोग बाग, है ना। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे भी खूब मेम चलता है कि भाई सरकारी नौकरी है तो आसानी से शादी हो जाएगी, ठीक है, कोई भी लड़की मिल जाएगी। तो सरकारी नौकरी में भी लोग ये देखते हैं कि कौन सी उस सरकारी नौकरी में भी उसी नौकरी को ज्यादा रेस्पेक्ट मिलती है जिस नौकरी में ऊपर की कमाई ज्यादा है। जितनी ज्यादा ऊपर की कमाई है उस नौकरी को उतनी ज्यादा वैल्यू है। जैसे ठेकेदार है, सरकारी ठेकेदार ए श्रेणी के, बी श्रेणी के, सी श्रेणी के, उसी श्रेणी में उनको रेस्पेक्ट मिलती है। क्यों? क्योंकि वो उसको उतने ही बड़े ठेके मिलते हैं, उतना ही बड़ा भ्रष्टाचार करता होगा वो, और उतनी ज्यादा कमाई होगी उसकी। तो क्या कर दिया, भ्रष्टाचार आम बात हो गई है। अब भ्रष्टाचार पे कोई ऐसे नहीं कहता कि भाई किसी को घर से निकाल दिया, किसी का मुंह काला हो गया। नहीं, भ्रष्टाचार में यदि कोई पकड़ा भी जाए तो समाज में उसकी कोई थूथू भी नहीं होती है, समाज में उसकी कोई बदनामी भी नहीं होती, बेइज्जती भी नहीं होती। वो आदमी शान से कहता है अरे कुछ नहीं यार, साले एक गधेड़ा था उसने जो है पकड़वा दिया। कोई नहीं, छूट जाएंगे, क्या दिक्कत है, लेते हुए छूटे थे, लेकर के छूट जाएंगे। तो यदि व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है तो ऐसे सुख क्या है, निकृष्ट सुख है, और इनसे सुखों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, समाज को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, समाज का बहुत ज्यादा नैतिक पतन हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है, क्या प्रश्न उठता है कि भाई हमने मान लिया कि सुखों में गुणात्मक भेद होता है, और यदि हम सुखों में गुणात्मक भेद मानेंगे तो इससे समाज में गुणात्मक रूप से वृद्धि भी होगी, समाज हमारा बेहतर भी होगा, हमने ये भी मान लिया। लेकिन हम ये कैसे पता लगाएं कि कौन सा सुख ज्यादा गुणात्मक रूप से ज्यादा अच्छा है? ये किससे पूछा गया? जेएस मिल से पूछा गया। तो उसने, मिल ने इसके बारे में क्या कहा? मिल ने कहा कि ये आपको किनसे पूछना चाहिए? अनुभवी व्यक्तियों से पूछना चाहिए। किनसे लोग पूछना चाहिए? अनुभवी व्यक्तियों से। कैसे अनुभवी व्यक्ति? जिन्होंने जीवन के सभी रंगों को जिया। यदि ऐसे व्यक्ति से यदि आप पूछोगे, जिस व्यक्ति ने जीवन के जितने ज्यादा रंगों को जिया है ना, उस व्यक्ति की सलाह उतनी ही बेहतर होगी, क्योंकि उसने जीवन के बहुत सारे रंग देखे हैं। उसने बहुत गरीबी भी देखी है, उसने बहुत कठिन दौर भी देखा है, उसने बहुत अच्छा समय भी देखा है ना। किसी ने जो है कि वो मतलब पढ़ाई भी छूट गई, ऐसा भी समय उसका रहा, और ऐसा भी समय रहा कि भाई वो बहुत हाई क्लास की बच्चों को भी पढ़ा रहा है या खुद पढ़ाई कर रहा है। तो उसको अनुभव हो गया ना सभी तरीके का, गरीबी का भी अनुभव हुआ, अमीरी का भी अनुभव हुआ, शादी का भी अनुभव हुआ, कुंवारा रहने का भी अनुभव हुआ, तो हर तरीके का अनुभव हुआ। और जिस व्यक्ति ने हर तरीके के सुखों का अनुभव किया है, हर प्रकार का जीवन जिया है, केवल वही व्यक्ति सही राय दे सकता है, सही तरीके से बता सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी ऊंची पोस्ट पर हो, यदि उसने जीवन का कोई रंग नहीं देखा तो वो बहुत अच्छी सलाह आपको नहीं दे सकता। जैसे कोई व्यक्ति है, एक आईएएस की फैमिली में जन्म हुआ, जीवन में कभी कोई समस्या आई नहीं, माता पिता दोनों आईएएस थे, पुरखों से ही आईएएस चले आ रहे थे, परिवार में ही बहुत संपन्न परिवार था, उसी परिवार में पैदा हुए, उसी परिवार में ही जो आईएएस की नौकरी लग गई, बढ़िया स्कूल कॉलेजों में पढ़े, तैयारी की, एक बार में नौकरी लग गई। अब ऐसे व्यक्ति से आप पूछोगे तो वो जीवन के बहुत ज्यादा अनुभव आपको बता नहीं पाएगा। वो भले ही जीवन में बहुत ऊंची पोस्ट पे है, बहुत ज्यादा सफल आपको दिख रहा है, पर उसके पास राय उतनी अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि उसके पास जीवन के अनुभव बहुत कम है। हाँ, समय के साथ जब वो नौकरी करेगा तो धीरे धीरे उसके अनुभव बढ़ेंगे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने हर चीज को स्वयं अनुभव किया है, वो बहुत बेहतर तरीके से इसका निर्णय कर सकता है, बता सकता है। ठीक, तो उसने कहा कि लोगों ने कहा मिल से कि भाई ठीक है, बता देगा, कोई फैसला भी कर देगा, लेकिन व्यक्ति, भाई देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि भाई जो बेंथम है, बेंथम क्या मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी है, और चूंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी है, इसीलिए वो, भाई स्वार्थी व्यक्ति नैतिक कैसे होगा? तो बेंथम क्या कहते हैं कि स्वार्थी व्यक्ति नैतिक कैसे होगा? तो स्वार्थी व्यक्ति नैतिक कैसे होगा? स्वार्थी नैतिक कैसे होगा? अब बेंथम को सामने ये बड़ी भारी समस्या थी। क्यों समस्या थी? क्योंकि बेंथम ये मानता था कि मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी है, मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद का वो समर्थक था बेंथम। तो इसलिए उसको बताना पड़ा कि मनुष्य नैतिक कैसे होता है? 4 बाह्य दबावों की वजह से होता है। ये किसको बताना पड़ा? बेंथम को। ठीक है, तो ये बात कौन कह रहा है? बेंथम कह रहा है। लेकिन जो मिल है हमारा, जेएस मिल, मिल का ये कहना है
कि मनुष्य जो है वो केवल स्वार्थी नहीं होता, वो स्वार्थी और परमार्थी दोनों होता है। उसके अंदर मनोवैज्ञानिक रूप से वो स्वार्थी प्लस परमार्थी दोनों होता है। और चूंकि स्वार्थी प्लस परमार्थी होता है तो इसके सामने बहुत बड़ी समस्या ही नहीं है कि मनुष्य नैतिक कैसे होगा, मनुष्य नैतिक कार्य क्यों करेगा। तो इसीलिए ये बड़ी आसानी से क्या कह देगा कि बिल्कुल सही बात है, बेंथम के 4 दबावों को तो ये मान ही लेगा कि वो कहता है कि बिल्कुल मनुष्य के 4 दबाव, ठीक है 4 दबाव ये होते हैं, लेकिन इन 4 दबावों के अलावा एक जो सबसे बड़ा जो दबाव होता है ना, वो होता है आंतरिक दबाव। ठीक है, वो कौन सा दबाव होता है, उसको हम कहते हैं कि भाई आंतरिक दबाव। ठीक है, और इसको या फिर आंतरिक प्रेरणा कह लो, ठीक है, या अंतरात्मा कह लो, जो भी आप कहना चाहो, कि ये भी व्यक्ति है। 4 दबाव है, ये 4 दबाव तो व्यक्ति पे काम करते ही है। प्राकृतिक दबाव हो गया, सामाजिक जो है वो दबाव हो गया, राजनीतिक और धार्मिक, ये 4 दबाव तो काम करते ही हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो मतलब कि व्यक्ति में क्या होता है, अंतरात्मा भी होती है, उसकी स्वयं की आवाज भी होती है, आंतरिक दबाव भी होता है उसके अंदर, जो उससे कहता है कि भाई नैतिक कार्य कर। और सामाजिक व्यवस्था इसी के कारण चलती है। आपको समाज में बहुत सारे लोग स्वार्थी दिखेंगे, ऐसे लोग हैं लेकिन अपवाद हैं। ऐसे लोग केवल संतुष्ट सुअर हैं और कुछ नहीं है, जो कि दिन रात सुबह शाम केवल और केवल अपने स्वार्थ की सोचते हैं, जिनके जीवन का नारा है कि अपनी रोटी बस बनी रहे, चाहे जग की हो बर्बादी। उन्हें दुनिया में किसी चीज का भला करने का सोचते ही नहीं, किसी के बारे में आज तक जीवन में सोचा ही नहीं। हर वक्त जब भी सोचा, कुछ भी कार्य किया तो उस कार्य में केवल अपना स्वार्थ देखा। कुछ लोग तो ऐसे संतुष्ट सुअर मिलेंगे आपको, लेकिन इनसे सामाजिक व्यवस्था नहीं चल रही है। सामाजिक व्यवस्था उन अच्छे लोगों के लिए भी चल रही है जो कि करोड़ों का दान देते हैं, जो कि समाज के लिए खड़े होते हैं, जो कि अर्जुन लाल सेठी जैसे लोग हैं, जो कि जज की नौकरी छोड़ करके अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सुभाष चंद्र जैसे वैसे लोग भी हैं। तो ऐसे ही हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, और मिल कहता है कि व्यक्ति का जो सबसे बड़ा जो दबाव है, व्यक्ति की अंतरात्मा है, व्यक्ति का विवेक है। और इसी वजह से मिल के उपयोक्तावाद को क्या कहा जाता है, एथिकल उपयोक्तावाद, नैतिक उपयोक्तावाद। इसीलिए मिल के उपयोक्तावाद को कई बार लोग कुछ लोग क्या कहते हैं, नैतिक उपयोक्तावाद कहते हैं या फिर उच्चतर उपयोक्तावाद कहते हैं। ठीक, समझ में आया। तो ये आपका क्या था, मिल का उपयोक्तावाद का विचार था। अब हम इसका स्वतंत्रता का सिद्धांत और पढ़ लेते हैं। जस्टिस का जो उन्होंने एक सिद्धांत दिया, न्याय का सिद्धांत, जो कि बेंथम ने भी दिया, दोनों ने लगभग एक जैसी ही बात कही थी, तो वो भी हम देख लेते हैं ना। दूसरा जो प्रमुख विचार है इनका, वो है स्वतंत्रता का सिद्धांत। उपयोक्तावाद के बाद दूसरा है स्वतंत्रता का सिद्धांत, जो कि उदारवाद का ही एक रूप है। जो कि क्या है, उदारवाद की एक ब्रांच है, उदारवाद का ही एक रूप है स्वतंत्रता का सिद्धांत। और स्वतंत्रता का सिद्धांत इन्होंने अपनी किस पुस्तक में दिया, इनकी एक पुस्तक है, मैंने आपको शुरू में बताई थी, और उसका नाम क्या है, ऑन लिबर्टी। इस पुस्तक में उनके आजादी से रिलेटेड जो विचार हैं वो मिलते हैं। ये इसकी सबसे शानदार पुस्तकों में से एक है, और शायद ये 1859 में आई थी। इस पुस्तक में इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वकालत की है, क्योंकि उदारवादी है तो जाहिर सी बात है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करेगा ही। भाई जो भी उदारवादी होगा ना, वो राज्य की शक्तियों को कम करने की बात करेगा और व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज्यादा मानने की कोशिश करेगा। इसीलिए जेएनयू जो है वो कैसा दिखाई देता है, लोगों को देशद्रोही दिखाई देता है जेएनयू वाला, क्योंकि जेएनयू को लगता है कि राज्य की ताकत ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, व्यक्ति की ताकत ज्यादा बढ़नी चाहिए, व्यक्ति को फुल आजादी होनी चाहिए। इसलिए वो नारा लगाते हैं, हम क्या चाहते हैं, आजादी। ठीक है, लेकिन कई बार कुछ चीजें ज्यादा हो जाती हैं, अतिरिक्त में आवेश में आ जाते हैं लोग भूल जाते हैं कि भाई हमारी लिमिट कहां तक है। जैसे लिबरलिज्म की लिमिट कहां तक है। इसी वजह से पता है ना क्या हो गया, आज की डेट में उदारवाद यदि कोई कहे, कोई अपने आप को लिबरल कहे ना, तो फिर वो सोशल मीडिया पे आज के तौर में गाली की तरह हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत उल्टा सीधा मतलब भी निकाल लिया। जैसे मैंने आपको बताया था ना, सेकुलरिज्म का भी उल्टा सीधा मतलब लोगों ने निकाल दिया सोशल मीडिया पर, और लोगों ने कुछ कार्य भी ऐसे किए हैं, तो ये ऐसे इसका भी हो गया, उदारवाद का भी। ठीक है, इसी पुस्तक में उन्होंने महिला के अधिकारों के लिए भी बात की। इसी पुस्तक में उन्होंने किसकी बात की, महिला के अधिकारों के लिए भी उन्होंने खुलकर बात की। और इस पुस्तक पर उनका जो सबसे ज्यादा प्रभाव जो रहा ना, उनकी जीवन में एक महिला थी, ठीक है, उसका नाम क्या था, हैरियट टेलर। उस महान महिला का नाम क्या था, हैरियट
टेलर। तो बेसिकली यदि हैरियट टेलर, यदि मतलब एक मिल की प्रेम कहानी समझ लो इसको, तो जैसे मिल की प्रेम कहानी यदि मैं आपको बताऊं तो प्रेम कहानी में क्या होता है, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। तो मिल थे, 24 साल के थे। एक बार किसी मीटिंग में गए थे, मीटिंग में गए तो वहां कौन मिल गई, हैरियट टेलर मिल गई। मिल उस समय 24 साल के थे और ये थी 23 साल की। मीटिंग में मिल गए, मीटिंग में मिले तो बातचीत हो गई तो दोनों एक दूसरे के विचारों से प्रभावित हो गए। विचारों से प्रभावित हो गए तो मजा ही आ गया। लेकिन हैरियट कैसी थी, शादीशुदा थी, मैरिड थी, और उनके 3 बच्चे भी थे। और उनके क्या थे, 3 बच्चे भी थे, और इनके पति भी थे जिनका नाम था जॉन टेलर। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से गहरे मित्र बन गए और मिल ने शादी नहीं की और इनके संपर्क में लगातार रहे। और चूंकि इनके संपर्क में लगातार रहे तो इसी की वजह से इनके पुस्तकों पर इनका प्रभाव भी लगातार दिखाई देता है। फिर आगे जाके लगभग 21 साल के बाद में 1849 में जॉन टेलर की मृत्यु हुई। और जब जॉन टेलर की मृत्यु हुई तो इसके 2 साल बाद यानी कि 1851 में, कब, 1851 में। अब समझ रहे हो मिल का जन्म कब हुआ है, 1806 में। और इन्होंने शादी कब की है, 1851 में जो है वो इन्होंने शादी की। और वो भी शादी तब की जब हैरियट टेलर क्या हो गई, विधवा हो गई। और विधवा होने के 2 साल बाद इन्होंने शादी कर ली। लेकिन बेचारे मिल की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी तो ये शादी केवल 7 साल ही चल पाई। और 7 साल बाद ही क्या हो गया, हैरियट टेलर की 7 साल बाद शादी के मृत्यु हो गई। 7 साल बाद ही क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो जहां इनको दफनाया था वहीं के उसी के कब्र के पास में ही मिल ने एक घर ले लिया, वहीं रहता था और सारा जीवन उनकी याद में ही बिता दिया। तो ये मतलब जो ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है इसमें उनका स्वतंत्रता का सिद्धांत उन्होंने दिया और हैरियट टेलर का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। और हैरियट टेलर के प्रभाव से ही उन्होंने जो है वो महिला अधिकारों की भी बात की। तो इस ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता के विचार में इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, स्वतंत्रता के सिद्धांत में उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया। उस प्रिंसिपल को कहते हैं हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल, हार्म जो है वो प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि भाई कोई भी व्यक्ति है, कोई भी समाज है, इस व्यक्ति को, समाज को किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में तब तक हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है तब तक उस व्यक्ति या उस समाज के कार्यों से आपको नुकसान नहीं पहुंच रहा हो। भाई कोई अपना जीवन कैसे भी जी रहा है, जब तक उससे समाज को कोई नुकसान नहीं है, जब तक उससे किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन पे कोई नुकसान नहीं आ रहा है, तब तक कोई व्यक्ति कैसे भी जिए, हमें क्या लेना देना भाई। यही है क्या हार्म सिद्धांत। जब कोई व्यक्ति दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो जैसा भी जीवन जीना चाहता है जीनो, समाज को उस व्यक्ति को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि व्यक्तिगत कार्यों, विचारों और जीवन शैली का समाज या राज्य पर, राज्य या समाज का जीवन शैली पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इससे ये बात निकल करके आती है क्या, अभिव्यक्ति की आजादी, सोशल मीडिया पे बोलने की आजादी, लेकिन उतनी ही जिससे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचे। आप सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन किसी को गाली देना तो अच्छी बात नहीं है, किसी को बहुत ज्यादा ट्रोल करना तो अच्छी बात नहीं है ना। ठीक है, और मिल की ये जो हार्म प्रिंसिपल की जो अवधारणा है ये आज के डिजिटल एथिक्स में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। जब भी सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखने के लिए आए, सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न आ जाए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न आ जाए, तो क्या करना है आपको, हार्म प्रिंसिपल का सिद्धांत देना है, बता देना है। ठीक है, मिल कहते हैं, मिल चूंकि विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरी तरीके से सम्मान करते थे, इसीलिए मिल का एक खास मिल इसीलिए एक बहुत ही प्रसिद्ध बात कहते हैं मिल क्या, कि भाई किसी भी विचार को दबाना एक भयंकर गलती हो सकती है, एक बहुत भयानक गलती हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि वो विचार सही हो, उससे पूरे समाज का भला हो सकता हो, लेकिन चूंकि आपने उस विचार को नकार दिया तो आप सच्चाई को खो देंगे। हो सकता है कि वो विचार पूरी तरीके से सही ना हो, आंशिक रूप से ही सही हो, लेकिन फिर भी क्या पता उसमें एक सच्चाई का एक नया पहलू सामने आ जाए। और यदि मान लो कि वो विचार यदि पूरी तरीके से गलत भी है
तो क्या पता उसकी पुष्टि के लिए, उस विचार को नकारने के लिए जिस विचार को जन्म हो, क्या पता उस विचार से समाज का कुछ बेहतर हो सके। मिल ये मानता था, 100% मिल का ये विश्वास था कि भाई विचार विमर्श करने से समाज का बौद्धिक और नैतिक विकास होता है। और आप ये बात तो मानोगे ना, समाज शुरुआत में नई चीजों को स्वीकार ही नहीं करता। सुकरात को देखो, गैलीलियो को देखो, चार्ल्स डार्विन को देखो, गांधी जी को देखो, मार्टिन लूथर किंग को देखो, है ना, नेल्सन मंडेला को देखो, किसी को भी देख लो। और ये बात बिल्कुल सार्वभौमिक है कि भाई जब भी कोई भी बड़ा या बौद्धिक, जब बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव आता है, कोई नया विचार आता है, तो शुरुआत में ज्यादातर लोग उसका विरोध ही करते हैं। धीरे धीरे उसको लोग अपनाना शुरू कर देते हैं। जैसे विवेकानंद जी के बारे से एक कथन ये जोड़ा जाता है कि विवेकानंद जी कहते हैं कि भाई सबसे पहले वो आपका विरोध करेंगे, फिर वो आपका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, और अंत में फिर वो क्या करेंगे, आपके विचारों से प्रभावित हो जाएंगे जब आप काम करते रहेंगे। ठीक, तो ये उनका क्या है, स्वतंत्रता का ये सिद्धांत है, जिसमें एक तो हार्म प्रिंसिपल का सिद्धांत आता है और एक विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है। ठीक, और किस पुस्तक से आता है, ऑन लिबर्टी से आता है, 1859। क्लियर है। अब वैसे देखो, जानने की जरूरत तो नहीं है हमको, क्योंकि हमारी ये एथिक्स की क्लास है, लेकिन फिर भी मैं आपको दो इनके राजनीतिक विचार और बता देता हूं। एक इन्होंने बात कही प्रतिनिधि सरकार की, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की, प्रतिनिधि, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। एक तो बात कही इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की, इन्होंने बात कही रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की, इन्होंने बात कही प्रतिनिधि सरकार। प्रतिनिधि सरकार का मतलब यह है कि मिल यह कहता है कि सरकार का सबसे अच्छा रूप वो है, शासन का सबसे अच्छा रूप वो है, सरकार का सबसे अच्छा रूप वो है जिसमें लोग खुद शासन में भाग लेते हैं। ठीक, दूसरी बात जो इनकी कही, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, वो है मतदान अधिकार। मतदान अधिकार, देखो वोटिंग राइट्स के जो है ना, ये बहुत बड़ा अधिकार है, ये कोई छोटा मोटा अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार है। मिल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को वोटिंग राइट होना चाहिए। मिल ने क्या कहा कि भाई क्या होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को वोटिंग राइट होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को वोट करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन जिस समय इनका इंग्लैंड में जन्म हुआ था 1806 में, और 1873 तक जब ये थे, उस समय तक ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, जो कि ये पश्चिम है ना, जो इतना हीरो बनता है, पूरा बेस्ट हीरो बनता है ना महिला अधिकारों को लेकर के, है ना, मॉडर्न होने का दावा करता है ना, उस समय तक इनके यहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो मिल है ना, यह शुरुआत से ही नारीवादी रहा है। नारीवादी रहा है तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये भी मैंने आपको पहले बता ही चुका हूं ना। ठीक है, तो ये जो मैं जो बता रहा था कि भाई जो, तो इसके बाद क्या हुआ कि जो मिल है, मिल ने वोटिंग राइट्स की वकालत की तो क्या हुआ, 1865 में इन्होंने चुनाव लड़ा, इनको लिबरल पार्टी से चुनाव लड़ा गया तो एमपी बने, किसमें, हाउस ऑफ कॉमन्स में। किसमें, हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या बने, ये एमपी बन करके गए तो 3 साल एमपी बन के रहे, 1865 से 1868 तक। जब ये वहां रहे तो इन्होंने महिला मताधिकार की बात की। मैंने आपको पहले ही बताया था, उस समय तक इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था, तो इसने आवाज उठाई तो इसने क्या किया, 7 जून 1866 को संसद में बिल पेश किया। क्या बिल पेश किया कि भाई एक याचिका बेसिकली संसद में प्रस्तुत की, और इन्होंने यह कहा कि भाई महिलाओं को भी क्या दिया जाए, वोटिंग राइट दिया जाए। तो मैं आपको क्या कह रहा था कि पश्चिम बड़ा हीरो बनता है। आपको पता है फिर इंग्लैंड में वो फेल हो गया था। ठीक है, फिर इंग्लैंड में महिलाओं को वोटिंग राइट कब मिले, 1928 में। कब मिले, 1928 में जाके मिले। और ये क्या डींग हाँकता है कि भाई हम तो 1668 में ही हमारे यहाँ तो गौरवपूर्ण क्रांति हो गई थी, संसद बन गई थी हमारे यहाँ तो। ठीक है, हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो इतने सालों से इतना अच्छा कानून नियम चल रहा है, सबको आजादी है, सबको समानता है, स्वतंत्रता है, भाईचारा है। वोटिंग राइट्स महिलाओं को 1928 में मिले। जो अमेरिका इतना हीरो बनता है, जो अमेरिका 1776 में आजाद हो गया था, उस अमेरिका में महिलाओं को वोटिंग राइट्स 1920 में मिले। यूएसए में, ये यूके।
आज के समय के दौर में ना, पता क्या है, हमारे यहाँ का जो सोशल मीडिया का जो युवा पीढ़ी है, या ये बॉलीवुड वाले जो मूर्ख लोग हैं, ये क्या कहेंगे, ये किसी विदेश में जाएंगे और विदेश के किसी शहर में रहते हुए, किसी देश में रहते हुए कोई फोटो डालेंगे सोशल मीडिया पर, क्या लिखेंगे, यहाँ मैं आजादी का कितना अच्छा अनुभव कर रही हूँ, यहाँ तो मुझे मजा ही आ रहा है। पागल। अरे मूर्खो, तुमको पता ही नहीं है अभी तक भारत 1947 में आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दे दिया गया, चाहे वो महिला हो, ट्रांसजेंडर हो, कुछ भी हो। और अमेरिका में 1920 में मिला, जिनको आजादी मिली थी 1776 में। यूके में 1928 में मिला, जिनको आजादी मिल गई, जिन्होंने अपनी संसद स्थापित कर ली थी 1668 में। स्विट्जरलैंड जैसा सीन देश, जिसको इतना महान लोग समझते हैं स्विट्जरलैंड को, वहां 1971 या 73 में जो है वो उनको वोटिंग राइट्स मिले, महिलाओं को वोटिंग राइट्स। फ्रांस की आप बात करोगे तो 1944 में मिले। बात समझ में आ रही है? और ये हमको ज्ञान पेलते हैं, ये हमको लेक्चर पेलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं मैं आपको, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा सुन करके। इंग्लैंड में पहली महिला सांसद कब बनी होगी? 1668 से संसद चल रही है उनके यहां। पहली बार बनी थी 1919 में, नैन्सी करके शायद उनका कुछ नाम था, ठीक है। भारत में पहली बार कोई महिला सांसद बन गई थी 1938 में, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। अमेरिका में 1916 में बनी थी पहली। ये जो हीरो बनते हैं ना ये पश्चिम वाले, ठीक है, और हमको ऐसे ज्ञान पेलते हैं, हमको ऐसे दिखाते हैं कि भाई देखो तुम लोग तो मूर्ख हो, तुमको तो कुछ नहीं आता है, हमसे सीखो, हम कितने महान हैं, सीख लो। क्या सीखोगे उनसे? ठीक है, कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि यार उनके यहाँ तो फलाना है, ढिकाना है, स्वतंत्रता है, देख लो उनके यहाँ क्या हाल है। उनमें से कई देशों का संविधान ऐसा है कि जिसको बदलना बहुत आसान है, भारत का नहीं है। भारत के यहाँ कुछ भी हो जाए बदल नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए, अब उनको ये हो गया। दूसरी बात क्या है कि उनके कुछ थोड़े से आर्थिक विचार हैं। आर्थिक विचार हमारे किसी काम के हैं नहीं, क्योंकि मिलने क्या किया, और चूंकि ये उदारवादी थे तो जाहिर सी बात है मुक्त बाजार का समर्थन करेंगे। मुक्त बाजार का समर्थन किया तो श्रमिकों के अधिकारों की भी बात की, तभी तो ये पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ आए, ठीक है। और ट्रेड यूनियनों में इन्होंने ये भी कहा कि सीमित सरकारी हस्तक्षेप हो, और जैसे ही ये बात कहते हैं कि सीमित सरकारी हस्तक्षेप हो तो कल्याणकारी राज्य की बात आ जाती है, और उसी को हम कहते हैं पॉजिटिव लिबरलिज्म, ठीक है। चलिए, तो ये आपके जेएस मिल के जितने भी विचार थे वो जब लगभग मैंने आपको एथिक्स की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो सब बता दिए। अब हम मिल और बेंथम में समानताएं और अंतर देख लेते हैं। पहले इनमें समानता देख लेंगे, फिर अंतर देख लेंगे, ठीक। चलिए, तो क्या करेंगे हम, एक तरफ लिख लोगे आप जेरेमी बेंथम और दूसरी तरफ लिख लोगे जेएस मिल। पहले समानता देख लेंगे, फिर अंतर देख लेंगे। पहले क्या देखेंगे हम, समानता है कि दोनों के विचारों में क्या समानता है, और फिर क्या देख लेंगे, अंतर। तो सबसे पहली समानता क्या है, उपयोगितावाद का समर्थन। उपयोगितावाद का समर्थन। सॉरी। तो दोनों ने क्या किया, उपयोगितावाद का समर्थन किया है। दोनों ही एक बात कहते हैं, क्या, कि सुख ही स्वतः शुभ है। सुख ही स्वतः शुभ है, दोनों यही बात कहते हैं। इसके अलावा दोनों ने क्या देते हैं, अनुपात का सिद्धांत दोनों ने ही दिया है। दोनों ने कौन सा सिद्धांत दिया है, अनुपात का सिद्धांत। अनुपात का सिद्धांत का मतलब जितना सुख उतना शुभ, जितना सुख उतना शुभ। दोनों ही कैसे हैं, सार्वभौमिक सुखवादी है, क्योंकि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करते हैं, तो दोनों ही कैसे हैं, सार्वभौमिक सुखवादी। दोनों ही कैसे हैं, सार्वभौमिक सुखवादी, ठीक है। इसके अलावा
दोनों ही ये मानते हैं कि भाई व्यक्ति के नैतिक आचरण में बाह्य दबावों की भूमिका होती है। नैतिक आचरण में बाह्य दबावों की भूमिका दोनों ही स्वीकार करते हैं। बाह्य दबावों की भूमिका दोनों ही स्वीकार करते हैं। इस प्रकार इसके अलावा दोनों ने ही न्याय और समानता का सिद्धांत दिया है। बेंथम ने भी एक व्यक्ति की बात कही और इन्होंने भी न्याय और इसके अलावा समानता की बात कही कि भाई सभी व्यक्तियों में बराबरी होनी चाहिए। दोनों का सिद्धांत लगभग एक जैसा ही है, कोई विशेष अंतर नहीं है। ठीक, और दोनों ही किसकी बात करते हैं? वही उपयोगितावाद, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करते हैं। तो 1 2 3 बहुत, इतने तो खूब है, 6 लिख दोगे तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अंतर नहीं, समानता ऐसे मत लिख देना कि भाई जो है दोनों का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, दोनों ही पुरुष थे, ऐसे अंतर नहीं लिखने हैं। ठीक है, दोनों ही अंग्रेज थे, दोनों को इंग्लिश बोलना आता था, दोनों को लैटिन पढ़ना आता था। ठीक, अब हम क्या देख लेते हैं? अंतर देख लेते हैं। और अंतर में ये मत लिख देना, अंतर में दोनों की प्रेम कहानी मत लिख देना कि भाई मिल हैं, मिल ने तो शादी कर ली थी अपनी प्रेमिका से, लेकिन बेंथम अपनी प्रेमिका को कभी कह ही नहीं पाई कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और जब उससे कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक उसकी शादी वादी हो चुकी थी। ठीक है, तो ऐसा है, तो ऐसा नहीं कि मैं प्रेम कहानी का अंतर लिख दो। चलिए, तो अंतर देख लेते हैं दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर तो क्या है? बेंथम कैसा है? निकृष्ट सुखवादी है, यानी कि ये सुखों में क्या मानता है? केवल गुण भेद, केवल मात्रा भेद मानता है। जेरेमी बेंथम निकृष्ट सुखवादी है, जबकि जो जेएस मिल है वो कैसा है? वो उत्कृष्ट सुखवादी है। कैसा है? उत्कृष्ट सुखवादी। ठीक है, एक अंतर हो गया। दूसरा, बेंथम क्या मानता है कि भाई मनुष्य मूलतः स्वार्थी है, मानव मूलतः स्वार्थी है, यानी कि ये मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद का समर्थक है, कहने का मतलब बेंथम। तो बेंथम क्या मानता है? मानव मूलतः स्वार्थवादी है। जबकि मिल क्या मानता है? मिल मानता है कि मानव स्वार्थी प्लस परमार्थी दोनों है, स्वार्थी प्लस परमार्थी दोनों है। तीसरा अंतर देख लेते हैं। तीसरा अंतर यह है कि बेंथम ने कितने नैतिक आचरण के लिए 4 बाह्य दबावों की बात कही है। 4 बाह्य दबावों की बात इन्होंने कही है, जबकि इसने क्या कहा है कि 4 बाह्य दबाव तो होते ही हैं, 4 बाह्य दबावों को इन्होंने माना है, लेकिन 4 बाह्य दबावों के अलावा इन्होंने एक क्या माना है? एक आंतरिक दबाव की भी बात कही है। एक किसकी भी बात कही है? एक आंतरिक दबाव की भी बात इन्होंने स्वीकार की है। किसने? मिल ने। ठीक, इसके अलावा और किसकी बात करें? ठीक है, इन्होंने हार्म प्रिंसिपल दिया, जिससे दूसरों के जीवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इन्होंने ऐसा कोई सिद्धांत नहीं दिया। इसके अलावा एक और लास्ट लिखना चाहो तो बेंथम ने किसकी बात कही? बेंथम ने यह बात कही थी कि भाई योग्य व अनुभवी व्यक्ति से पूछने की बात कही, योग्य व अनुभवी से पूछने की बात कही। ठीक है, जबकि बेंथम ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। तो बस ये अंतर बहुत है, इतनी समानता और इतने अंतर लिख दोगे तो बस मजा ही आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब हम इसकी आलोचना कर लेते हैं जेएस मिल की, और आलोचना करने के बाद में फिर हम ये आज की क्लास समाप्त करेंगे। चलिए आलोचना कर लेते हैं। आलोचना बड़ी गजब की है, क्योंकि आलोचनाओं में नाम आने वाला है जीई मूर का। किसका नाम आने वाला है? जीई मूर का। और जीई मूर किसके समर्थक हैं? आदर्श उपयोगितावाद के, आइडियल यूटिलिटेरियनिज्म के।
तो कैसे वो आलोचना करते हैं, तो इसकी डीमेरिट्स देख लेते हैं या सीमाएं। सबसे पहली आलोचना हम जी मूर की ही देख लेते हैं। मूर क्या कहते हैं, देखो जेएस मिल का जो सबसे प्रसिद्धि वाली बात क्या है कि भाई एक संतुष्ट सुअर होने से अच्छा असंतुष्ट मनुष्य होना, और संतुष्ट मनुष्य होने से अच्छा असंतुष्ट सुखरात होना। बेंथम ने क्या कहा, गुणात्मक सुख। बेंथम ने कहा, बेंथम उत्कृष्ट सुखवादी, और बेंथम क्या मानता है, सुखों में गुणात्मक भेद मानता है। अब मूर है, मूर क्या कहता है, देखो मूर ने कहा कि जैसे ही आप तार्किक सुखवाद की बात, गुणात्मक सुखवाद की बात करते हो, तो ये कहता है कि जैसे ही आप गुणात्मक सुखवाद की बात करते हो, किसकी बात करते हो, गुणात्मक सुखवाद की बात, तो बेसिकली गुणात्मक सुखवाद की बात करना क्या है, तार्किक विरोधाभास है। वो इसको क्या बताते हैं, तार्किक विरोधाभास बताते हैं। कैसे, इस बात को समझेंगे कैसे तार्किक विरोधाभास। जैसे मिल क्या कहते हैं, मिल कहते हैं कि बौद्धिक सुख शारीरिक सुखों से श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, तो जब बौद्धिक सुख शारीरिक सुखों से श्रेष्ठ होते हैं, तो ये श्रेष्ठता किस आधार पर है, कोई ना कोई तो ऐसा तत्व होना चाहिए ना, कोई ना कोई तो ऐसी एलिमेंट होना चाहिए। तो एक या तो पहला क्या है कि जो अतिरिक्त तत्व है वो क्या है, जो एक्स्ट्रा जो चीज है, जैसे कि बौद्धिक सुख में और शारीरिक सुख में, दोनों सुखों में जो चीज अंतर पैदा कर रही है वो क्या है। यदि मान लिया कि वो जो अंतर करने वाली जो अतिरिक्त जो तत्व है, वो जो अतिरिक्त तत्व है, वो अतिरिक्त तत्व सुख है, यदि मान लिया कि वो अतिरिक्त तत्व सुख है, सुखी है, तो ये तो दोनों सुखों में जो अंतर रहेगा वो किसका रहेगा, सुख का ही रहेगा, और सुख की मात्रा का ही अंतर रह जाएगा, गुण का अंतर आएगा ही नहीं, केवल मात्रा का ही अंतर आएगा। और कि भाई बौद्धिक सुख में ज्यादा सुख होता है, क्योंकि तुमने जो ज्यादा जो चीज मिली उसको आपने क्या मान लिया, सुख ही मान लिया। और यदि मान लिया आपने कि वो जो अतिरिक्त तत्व है, अतिरिक्त जो तत्व है वो सुख नहीं है, कुछ और है, तो जैसे ही आप ये कहोगे कि वो अतिरिक्त चीज सुख नहीं है, कुछ और है, ठीक है, जैसे ज्ञान की पवित्रता है, जैसे कला की सुंदरता है, जैसे आत्मसंतोष है, जैसे कि आत्मसम्मान है, तो तो मूर क्या कहेगा, अगर वो आप ये कहोगे कि वो अतिरिक्त तो सुख नहीं है, तो भाई सुखवाद ही खंडित हो जाएगा। तो सुखवाद ही क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। और यदि सुखवाद ही खंडित हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि भाई पर सुखों में गुणात्मक भेद होगा कैसे। इस आधार पर जी मूर कहता है कि भले ही सुनने में अच्छा लगता हो मिल, लेकिन तकनीकी रूप से बेंथम और मिल एक जैसे ही हैं, कोई विशेष अंतर की बात है नहीं। ठीक है, तो चूंकि मिल क्या कह रहे हैं कि भाई सुख ही स्वतः शुभ है, हर एक व्यक्ति सुख की ही कामना करता है, तो हर एक व्यक्ति सुख ही सबसे बड़ा सुख है, तो भाई सुख ही सबसे बड़ा शुभ है, और इसमें एक अतिरिक्त तत्व ऐसा आ गया जो कि सुख नहीं है, तो इसका मतलब तो सुखवाद खंडित हो गया ना। और इसी को इन्होंने तार्किक विरोधाभास कहा, इसी को इन्होंने क्या कहा, नेचुरलिस्टिक फैलेसी, यानी कि प्रकृतिवादी भ्रांति। इतने डीप लेवल का बात आपसे कोई नहीं पूछेगा, एथिक्स में इतने गहरा बात आपसे कोई पूछेगा ही नहीं कि ये क्या होती है कैसे नहीं होती, आपको तो बस ध्यान है ना। ठीक, तो गुणात्मक सुखवाद खंडित हो गया, एक तो जी मूर की बात आ गई है ना। दूसरा इनकी आलोचना सीमाओं में, और क्या इनकी सीमाएं हैं वो हम देख लेते हैं, डीमेरिट्स। दूसरी बात क्या है कि अस्पष्ट उपयोगिता है, इनकी जो उपयोगितावाद इन्होंने दी है वो अस्पष्ट है, अस्पष्ट उपयोगिता, अस्पष्ट उपयोगिता बात कह देते हैं ना। अस्पष्ट कैसे है ये देख लेते हैं। कैसे है कि भाई हम कह रहे हैं कि भाई दो सुखों में गुणात्मक अंतर होता है, लेकिन भाई कोई गरीब है, गरीब के लिए सबसे बड़ा सुख तो भोजन का सुख हो गया। एक अमीर के लिए चलो मान लिया कि बौद्धिक सुख बड़ा हो सकता है, एक गरीब के लिए, जैसे कफन कहानी में घीसू और माधव ने पिछले 20 साल से पेट भर के खाना नहीं खाया, तो उनके लिए तो जीवन का सबसे बड़ा सुख पेट भर के खाना हो गया ना। उनको सच्चाई से, ईमानदारी से, नैतिकता से, बौद्धिक सुखों से इनसे क्या लेना देना है, उनको पहले पेट तो भरे। ठीक है, तीसरी बात क्या है, अति आशावादी दर्शन है, अति आशावादी दर्शन है ये। अति आशावादी दर्शन कैसे है मिल का, अति आशावादी दर्शन यह है
कि भाई ये मनुष्य की तर्कशीलता पे बहुत ज्यादा भरोसा करता है, ये सद्भाव पे बहुत ज्यादा भरोसा करता है, जबकि सच्चाई ये है कि प्रत्येक मनुष्य दिन रात अपने स्वार्थ की पूर्ति में ही लगा रहता है। ठीक, और तीसरी बात वही बात जो उसमें भी हमने बताई थी, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करना, बात उतनी ज्यादा नहीं करते हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यक का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे भारत में यदि किसी विशेष धर्मों को अल्पसंख्यक मानते हैं तो केवल उनकी बात हो रही है, नहीं, उनकी बात नहीं हो रही है, उनकी तो हो ही रही है। उसके अलावा ट्रांसजेंडर हो गए, है ना, दलित हो गए, पिछड़े हो गए, महिलाएं हो गई, किसी भी प्रकार से कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं है, मुख्य धारा में नहीं है, समाज की मुख्य धारा में नहीं है, तो उपयोगितावाद चूंकि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है, तो इस वजह से यदि कुछ लोग किसी जगह पर संख्या में कम है तो उनके अधिकार छीने जा सकते हैं, या हो सकता है उनको उतने अधिकार नहीं मिले जितने कि बाकी के मेन स्ट्रीम के लोगों को मिले हुए हैं। और इस बात मैंने पिछली क्लास में बहुत ज्यादा विस्तार से बताया, ये आलोचना में, है ना, अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात मैंने पिछले वीडियो में बहुत ज्यादा विस्तार से बताई है, तो वहां से भी आप और देख सकते हो। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी, है ना। काफी मेहनत से और कोशिश में कर रहा हूँ, काफी बेहतर बनाने की कोशिश अपनी पूरी करते ही, हर कोई व्यक्ति करता ही है अपनी तरफ से पूरी कोशिश। और चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो थोड़ा सा कहना तो नहीं चाहिए, पर हाँ, थोड़ी स्वास्थ्य की समस्या है, तो हो सकता है कि मैं कुछ दिन हॉस्पिटलाइज रहूँ, हो सकता है वीडियो ना आए, और ठीक है, कोई इशू नहीं, तो बहुत जल्द आएगी, बहुत ज़्यादा जल्द, ऐसा नहीं है कि कोई लेट आए, हो सकता है कि 4 दिन 5 दिन बाद ही आ जाए, या 3-4 दिन बाद ही आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। चलिए फिर तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पढ़ते रहिए, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे विकासवाद, प्रयोजनवाद हम पढ़ रहे थे ना, तो उपयोगितावाद लगभग खत्म हो गया। अगली क्लास में हम एवोल्यूशनरिज्म यानी कि विकासवाद शुरू करेंगे, और विकासवाद में भी कौन से विचारक को शुरू करेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर को शुरू करेंगे। ठीक, तो विकासवाद पढ़ के आइएगा और उपयोगितावाद पढ़िएगा। जेएस मिल से संबंधित कोई भी प्रश्न हो पूछिएगा, किसी भी विचारक को, किसी भी दार्शनिक को, किसी भी महान व्यक्ति के बारे में गहराई से पढ़ना हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक है, जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और यही कह सकता हूँ कि भाई पढ़ो, है ना, इसके अलावा तो क्या ही कह सकते हैं। चलिए फिर, और तो कुछ बात है नहीं। नमस्ते।